मेरा जो सवाल है वो ये है कि रिसेंटली जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, हमारा जो कर्ज़ों का हजम है जुलाई टू 23 मार्च 20 80,862 अरब रुपए है। इससे पहले जो हमारा कर्ज़ा था वो 72,000 अरब कुछ के करीब था। तो सवाल ये बनता है कि इसके ज़िम्मेदार कौन है? अभी आप जो कर्ज़ों की बात कर रहे हैं, बानी पीटीआई जो है ना, वो जब अपोजिशन में थे तो वो हमेशा कहते थे एक जुमला कि जी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने 10 बरसों में 10,000 अरब से ज़्यादा का कर्जा लिया। अपने 3 सालों में झगड़ा साहब 1350 अरब का आपने कर्जा लिया। ये पॉलिटिकल कंपल्शन है ना आपकी, भूल जाते हैं कि जी कल कौन आएगा, देखिए जी देखा जाएगा। जैसे बानी पीटीआई जाते हो ना, बिजली 10 रुपये कम और पेट्रोल कम कर गए। 2 साल में कितना कर्जा आया है जी? वो तो बढ़ते चला जा रहा है। नहीं, वो फिगर्स जैसे आपने फिगर्स बताए वही बताएं। सवाल के पहले ऐसे को आप रिस्पॉन्ड कर दें। 130 अरब डॉलर का कर्जा इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है। एक तो वो कह रहे हैं कि सर जिम्मेदार कौन है, और फिर ये जो आर्गूमेंट सियासी जमातें लेती हैं कि जी हमने तो कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए मजीद कर्जे लिए हैं या कर्जों पर सूद अदा करने के लिए कर्जे लिए हैं, जैसे कि पीटीआई भी क्लेम करती है, ये दावा कितना दुरुस्त है? ये देखिए, समझने की बात ये है कि जिम्मेदार तो पिछले 30-40 साल से सब हुकूमत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। मेन कर्जा क्यों लिया जाता है? वो इसलिए जाता है कि आपका जो खसारा है बजट का वो इतना हाई है कि आप जो है अपनी चादर से बहुत ज़्यादा पैर फैलाए हुए हैं। जब आप नहीं पूरा कर पाते तो अपना खर्च कम करने की बजाय एक माइंडसेट है कि हम कर्ज ले लें। ये भी मैं आपको बताता जाऊं कि इसमें जो ज़्यादा कर्ज है, मैं नंबर्स आपको इसलिए नहीं दे रहा कि वो ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। ज़्यादा कर्ज लोकल है, बाहर का नहीं है, जो हमने अपने बैंकों से लिया हुआ है। उसका नुकसान क्या है? अगर 70-75% बैंकों का पैसा जो आपका मेरा पड़ा हुआ है वो हुकूमत ले रही है, तो आपको और मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा कारोबार करने के लिए। इसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं क्राउड आउट, कि आपने प्राइवेट सेक्टर को इस वक्त बिल्कुल उसको सपोर्ट करना कर्ज से छोड़ा हुआ है। मजीद ले रहे हैं जी। पहले तो ज़रा कर्ज़ों पे और उसकी सोल्यूशन पे जनरल बात कर दें कि मेरे ख्याल में कर्ज़ों पे हमारा माइंडसेट भी गलत है। एहतशाम साहब ने कहा इनकी पार्टी, वो तो मैंने इनको इनके फिगर्स बता दिए, वो अपने फिगर्स नहीं बोलने के लिए तैयार। लेकिन एक बात मैं बता दूं, कर्जा लेना बुरी बात नहीं है। दुनिया में कौन सा मुल्क है जी जिस पे सबसे ज़्यादा कर्जा है? अमेरिका। दुनिया का सबसे मालदार मुल्क कौन सा है? आप अगर कर्जों को मैनेज कर सके, कर्जे ले और सरकार चलाने के लिए ना, ठीक है, और सरकार चला, मैं यही कह रहा हूं ना, मैं पॉइंट कह रहा हूं। ये जो फ्रेमिंग है ना कि कर्जा, सब मुझे अभी जरा बोलने दें ताकि वी एजुकेट द पीपल। ये जो फ्रेमिंग है ना कि पहले कर्जा इतना था अब कर्जा इतना था, वो तो रुपए में ज्यादा ही होगा। वो जो भी करते हैं, और वो अक्सर ये मेरे ख्याल में सियासी बयानबाजी सारी पार्टियां ज्यादा कर लेती हैं। मेरा रिकॉर्ड देख लें, जैसे मैंने कहा मुझे पता है ना, मैंने इसलिए इनसे पूछा कि वो एक साल में हमेशा पिछले 10 साल से रुपी टर्म्स में कर्जा ज्यादा हो जाता है। तो इस डिबेट से तो हमें आगे चला जाना चाहिए। अब ये भी नहीं हो सकता कि हम कर्जे नहीं लेंगे, कुछ कर्जा लेना पड़ेगा, लेकिन आपको जो 3-4 काम करने हैं वो आपको अवाम को भी समझाना है और उसके साथ कर्जों की ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज़ चाहिए। पहली चीज़, आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। रेवेन्यू बढ़ाने का मतलब कि टैक्स का पैसा कोई तो ज़्यादा देगा। अब आप ये डिबेट कर सकते हैं कि वो ज़्यादा बेस ब्रॉडन करके हो या फलानी कम्युनिटी नहीं दे रही, लेकिन हमारी है 9% टैक्स टू जीडीपी, इंडिया की है 18% टैक्स टू जीडीपी, वेस्टर्न ममालिक की होती है 30 से 40% टैक्स टू जीडीपी। यानी इकोनॉमी में 100 रुपए होते हैं, 30 से 40 रुपए, और ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, सरमायादारी में बिलीव करती हैं, लेकिन ये पैसा फिर लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को चलाने में, सर्विस डिलीवरी एग्जीक्यूट करने में। यूके में एनएचएस है, पैसा आसमान से तो नहीं आता ना, इसीलिए फ्री हेल्थ डिलीवरी है और इतने अस्पताल बनाए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी 10,000 पाउंड तनख्वाह महीने की, आप 4,500 5,000 पाउंड उस पर टैक्स देते हैं। पहली बात तो रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, ये एंगेजमेंट पब्लिक के साथ करनी है, ये एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। दूसरी बात, जिस चीज़ की आज तक बात नहीं हो रही, मैंने आपको मिसाल दी
कि बढ़ के मारी के 70,000 जो है वो हमने नौकरियां कम कर ली सेविंग के लिए, मैंने 1 सेकंड में बता दिया उसका इम्पैक्ट है 0 रुपीज़, क्योंकि वो पोस्टें तो खाली हैं। ये जो हारून साहब ने बात की, अगर हुकूमत का साइज कम नहीं होगा तो हुकूमत का खर्चा कैसे कम होगा? क्योंकि जो आपका बजट होता है उसका 50 से 60% सूबों में तनख्वाह और पेंशन पे लग। अब अगर इसका कोई निज़ाम नहीं है, ये तो हमने एक सिस्टम बना दिया, और मेरे ख्याल में ये एक कॉलोनियल माइंडसेट की लेगेसी है कि हर बंदा सरकार में नौकर होना चाहिए। आप 25 करोड़ लोगों को दे दें सरकारी नौकरी, लेकिन उसका मतलब यही होगा कि हर किसी को 100 रुपए के बजाय 3, 4, 5 रुपए की तनख्वाह मिलेगी। और जो होता है वो ये कि फिर काम कोई नहीं करता सरकार। सही है, चलिए मैं एक इजाज़त मुझे दें, जी एक सर। बात बड़ी ज़रूरी। देखें, ये डेट कम नहीं होगा जब तक 2 चीज़ें हम नहीं करेंगे। मैं चूँकि बैसीत जर्नलिस्ट अगर कंट्रोवर्शियल बात ना करूँ तो फिर, और वो एक्चुअल बात भी है वो सुने, वो है NFC। ये जो नेशनल फाइनेंस कमीशन हुआ था लास्ट, उसमें एक क्लॉज डाली गई थी, और वो क्लॉज ये थी कि जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो 9 या 10% से 5 साल में 15% किया जाएगा। वो तो, और वो सूबे भी उसके अंदर शामिल थे, सेंटर भी उसके अंदर शामिल था। आप पूछें कि वो हुआ था जो 2010 में, आज 2024 है, वो टैक्स टू GDP रेशियो इस साल का नंबर आएगा तो 9% से भी नीचे शायद थोड़ी सी चली जाए। एक तो वो नहीं हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो सेंटर भी रिस्पॉन्सिबल है, वो सूबे भी उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा ये था कि हमने अपनी जो एक्सपेंडिचर साइड है उसको भी रैशनलाइज करना है। मुझे बताएं कि 80th अमेंडमेंट के बाद जो सब्जेक्ट्स हमने डिवॉल्व करने थे, ये 70,000 पोस्ट की तो बात कर रहे हैं, मुझे बताएं कि जो बाकी सब्जेक्ट्स उसकी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स अभी तक सेंटर में रखे हुए हैं, वो हम क्यों नहीं एबॉलिश कर रहे? तो ये जो मैंने शुरू में बात की थी ना, ये विंडो ड्रेसिंग से मामला नहीं चलेगा। और तीसरा, डेट सर्विसिंग जो है ना, वो आपकी, और पावर सेक्टर, ये मुझे कहने दे, या पावर सेक्टर रहेगा या पाकिस्तान रहेगा, ये दोनों साइमल्टेनियसली इस हालत में नहीं चल सकता। सख्त बात है, लेकिन आप एक जुमला के इजारे से सवाल ले ले, सवाल फिर मैं भी जवाब देना चाहूँगा। 2-3 सवाल ले। 2-3 सवाल ले लें, जी, प्लीज। मैं भी जवाब देना चाहूँगा इस पर। आमिर वतीम साहब ने बताया कि बजट डिबेट में कोई इतना प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये बजट जो है IMF वगैरह बनाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, ये सरकारी मुलाजमत के लिए जो 10% बढ़ाते हैं और इन्फ्लेशन रेट्स हमारी जो मोर देन 40-60 के दरमियान में, तो सरकारी मुलाजिम की क्या कैपेसिटी होगी, उनके लिए क्या मुराद होंगे? नंबर 1। सेकंड, हारून साहब से मेरा ये है कि सर, ये आई बिलोंग टू सिंध प्रोविंस, वहाँ पे बात ज़्यादा चल रही है कि NFC अवार्ड्स पे, कि NFC अवार्ड्स की वजह से कर्जे ज़्यादा बढ़ गए। तो आप मुझे ये बताएं कि इस बजट में NFC अवार्ड्स पे बात हो रही है, या NFC अवार्ड्स का क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इस बजट पे सर? थैंक यू सो मच। आमिर साहब से शुरू कर। मैं 2-4 पॉइंट्स करता हूँ, बाकी जिससे रिलेवेंट होगा। आपने जो पूछा था 10%